वेलकम टू द गोल्डवासना चैनल। इस वीडियो में हम लोग भूगोल की क्लास 6 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भारत, उसकी जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बहुत से लोग सिर्फ नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे कहीं से भी रेडीमेड नोट्स मिल जाएं। तो रेडीमेड नोट्स के पीछे हमें नहीं पड़ना है और हर चीज़ को लिखना भी नहीं है। कोशिश कीजिए कि वो चीज़ हमें याद हो जाए। जो चीज़ हमें बहुत कोशिश के बाद भी याद नहीं हो रही और इम्पोर्टेंट लगती है, उससे हमें लिखना चाहिए। अगर हम हर बात को लिखते ही रहेंगे तो पेपर के टाइम तक हमारे नोट्स इतने अधिक हो जाएंगे कि उन्हें हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें रेडीमेड नोट्स के पीछे नहीं पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं। पहले एक बुक को 3 बार पढ़ना है, फिर उसे पढ़ना है, फिर पढ़ना है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे और याद नहीं हो रही उसे लिखना है। चलिए हम लोग इस चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। चैप्टर को फिर से बताते हैं, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जिसमें हम लोग मौसम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं, यानी टीवी पर देखते हैं, अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब उन दिनों आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबको पता है ना ये बात। तो आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों का उपयोग पसंद करते हैं, एवं इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं कौन कौन से? दक्षिण से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिन्हें सर्दी बोलते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम, गर्मी। जून से सितंबर तथा दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का मौसम, जिसे क्या कहते हैं? शरद ऋतु बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु क्या है, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं तथा तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इसके विषय में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान में बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती हैं, जिसे क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। आओ खेलें, गेम खेल करके हमें वक्त बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, चलिए इसे पढ़ते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती हैं। कैसे? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। शरद ऋतु के बारे में भी पढ़ते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। कैसे बहती है? स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अभी क्या हो रहा था? बंगाल की खाड़ी से स्थलों की तरफ बढ़ रही थी ना, अब स्थल मंडल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत में दक्षिण भागों के विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इन मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों तक मापी गई मौसम की औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। याद रखिए, भारत की जलवायु क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी के मौसम में से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर ही तो निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर में द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता में जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक
ठंडे, समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? याद रखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस जगह पर होती है? मेघालय स्थित मौसिनराम में होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती ही नहीं है। देख लीजिए कितना फ़र्क है कि एक स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में, और भारत में एक ऐसा स्थान भी मौजूद है जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती ही नहीं है। कितना फ़र्क है। फिर आता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप मतलब पौधे जीवन देखते हैं। हर साल हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है ना। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, सबको पता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियों तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। घास, फिर से पढ़ रहा हूँ, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इस हेडिंग में यही एक बात याद रखने योग्य हो सकती है अगर आपको पता नहीं है तो। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु एवं अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पति को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी 5 हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति एवं मैंग्रोव वन। इन्हें तो ठीक तरीके से याद कर ही लीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। इन्हें याद करने के बाद अगर आपने चैप्टर 2 की वीडियो को नहीं देखा है, चैप्टर 2 क्लास 6 के चैप्टर 2 को नहीं देखा है तो उसे भी पढ़ लीजिए। अगर आपने इन दोनों को पढ़ लिया तो आपको इन्हें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता, इतने घने होते हैं। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष भर अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलता भी हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इनके नाम में छुपा हुआ है ना सदाबहार, याद रखिए, सदाबहार वन जो हमेशा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महागनी, एम्बोनी और रोडबुज हैं। फिर आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, अब इनमें क्या है? पतझड़, समझ में आ रहा है ना? सदाबहार और पतझड़, फर्क आपको अपने आप लग रहा होगा ना। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आ गया समझ में? पतझड़ वन। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम तथा शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इसी तरीके से बस ट्रिक वाइज याद कर लीजिए, आगे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आता है कटीली झाड़ियाँ। समझ लीजिए कटीली झाड़ियाँ, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के कारण इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं? कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो क्षेत्र शुष्क होते हैं उनमें ही तो कटीली झाड़ियाँ आएंगी, वहीं तो पानी की क्षति होती है। पर्वतीय वनस्पति, लो जी ये भी समझ में आ गया होगा ना। बस नाम याद करने हैं, इनके अंदर का अपने आप सब समझ में आ जाएगा क्या किस तरीके से है। पढ़ते हैं पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वृक्षों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं? चीड़, पाइन और देवदार हैं। अब आता है मैंग्रोव वन। ये समझ में नहीं आए होंगे कि मैंग्रोव वन क्या होता है, तो इन्हें याद कर लेते हैं। एक दो चीज़ तो याद कर ही लेनी चाहिए। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं।
ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं, क्योंकि महासागरों में ही तो खारा जल है ना। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। अब हम महत्वपूर्ण बात, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। लाजमी सी बात है ना, सबको समझ आ रही होगी। इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे याद ना किया जा सके। चले पढ़ते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार से वे मिट्टी को अपरदित होने से रोकते हैं। वनों में हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, साग, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होती है। वन वन्यजीवों के प्राकृतिक निवास हैं, कुछ भी नहीं है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हुई हैं। खास करके औपनिवेशिक काल में कितनी पेड़ों की कटाई हुई थी ना। हमें अधिक पौधों को लगाना चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब आता है वन्य प्राणी, मतलब जंगलों में रहने वाले प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पंछियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, सबको पता है ना ये बात। तो यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। कहाँ पर? गुजरात के गिर वन में। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम में जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट कहाँ मिलते हैं? भारत के रेगिस्तान तथा जंगली तथा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली हिम तेंदुआ, भालू हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। अमूमन इनमें से बहुत से जानवरों को चिड़ियाघरों में देखा भी होगा। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है। भारत में पंछी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय पंछी उद्यान हैं जो पंछियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पंछियों की रक्षा करते हैं। और भारत में सर्पों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से कोबरा एवं कुरैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम में उनकी स्थिति को बता सकते हैं? इन्हें आप अपने एटलस में देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आप वन्यजीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख के बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीव के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। इसके बाद एक न्यूज़पेपर दिया हुआ है। इसके बाद नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है प्रवासी पंछी। प्रवासी पंछी कौन कौन से हैं जो हमारे देश में प्रवास करने के लिए आ जाते हैं? कौन कौन से हैं? कुछ पंछी पिनटेल, बतख, कर्लियो, फ्लेमिंगो, ऑक्सप्रे, लिटिल स्टर्न प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टर्न, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। समझ रहे हैं ना आप? एक प्रवासी पंछी का फिगर भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये रहा। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है, बल्कि क्लास 6 की जियोग्राफी की पूरी बुक का यह अंतिम चैप्टर था जो भी समाप्त हो गया। अब हम लोग क्लास 7 की जियोग्राफी की चैप्टर 1 की वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।